नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आपके मुस्तकबिल को मजबूत करने की कोशिश में हम हर हफ्ते आपको एक नई फील्ड से रूबरू करवाते हैं। फील्ड्स के बारे में जानने के साथ साथ हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि एआई और बाकी टेक्नोलॉजीज़ की फील्ड में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, हमारी दुनिया कैसे बदल रही है। और इसी को जानने के लिए हम पहुँचे हैं कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2026 में, जहां हम जानेंगे कि दुनिया किस तरह से बदल रही है, एआई में या फिर दूसरी इमर्जिंग फील्ड्स में, दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ये जानने के लिए हम आपको कुछ एक्सपर्ट्स से भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के ज़रिए समझ लेते हैं कि किस तरह के बदलाव एआई और बाकी टेक्नोलॉजीज़ में आ रहे हैं। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, इतनी तेज़ी से कि शायद हम इसकी रफ्तार का अंदाज़ा भी नहीं कर पा रहे। इस हमगीर तब्दीली के पीछे सबसे बड़ी ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं। वो वक्त गुजर गया जब करियर सिर्फ रिवायती नौकरियों तक महदूद था। आज का दौर सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि हुनर और जिद्दत का है। अब डेटा साइंस, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबे नौजवानों के लिए कामयाबी के बेशुमार नए मौके लेकर आए हैं। तालीम हो या बिजनेस, मार्केटिंग हो या मीडिया, हर जगह एल्गोरिदम इंसानी जहन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब मीडिया इंडस्ट्री में भी एआई तख्लीकी कामों से लेकर खबरों की तरसील तक अपनी जगह बना चुका है। माहिरीन का कहना है कि आने वाला कल उनका नहीं जो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, बल्कि उनका है जो टेक्नोलॉजी की ज़बान समझते हैं और उसे इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप मुस्तकबिल के उस दौर में खुद को पीछे नहीं देखना चाहते तो आज ही से इन जदीद उलूम को सीखना शुरू करें, क्योंकि मुस्तकबिल उन्हीं का है जो वक्त के साथ बदलने की हिम्मत रखते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप समझ गए होंगे कि एआई और दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2026 के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और फ्यूचर में इनका क्या असर पड़ेगा। इसके लिए हम कुछ एक्सपर्ट्स से बात करेंगे। कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में क्या कुछ नया हो रहा है, और टेक्नोलॉजी साइंस के ज़रिए ही रोज़गार के नए रास्ते खुलते हैं, लिहाजा इस पर बात करना ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ धनलक्ष्मी जी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे इस एक्सपो के बारे में, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर नया और क्या कुछ इसके ज़रिए निकल कर आएगा? ये एक्सपो के द्वारा हम वर्ल्ड को बताना चाह रहे हैं कि हम किसी और कंट्री को फॉलो नहीं करने वाला, we will set the standards for the entire world, not only in AI, not only in technology, in every field. We have a wonderful set of technologies, wonderful gifted people who are technocrats and who are very good innovators, and we do have deep technologies which will make us lead the entire world, not follow. Always people think India is a big market for their technology. We are going to change the story now. The world is a big market for India from now on. मैम, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इस एक्सपो की कुछ हाइलाइट्स बताइए, टेक्नोलॉजिकल हाइलाइट जो कि यहाँ पर इस वक्त मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शायद बतानी। ये बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ यहाँ है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑल्टरनेटिव एनर्जी। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है जो आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताइए उसका सॉल्यूशन इस 4-5 हॉल में आपको मिल जाएगा। हमने ना ये आइसोलेशन में तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं निकलते, ये अमेलगमेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, द स्टार्टअप्स, द टेक्नोक्रेट्स, द इनोवेटर्स, उनका नर्चर करने के लिए थोड़ा फंडिंग एजेंसी भी चाहिए। दिस प्लेस इज अ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट parts which will make the entire engine of science and technology, innovation, ecosystem in the country flourish. So this is a wonderful opportunity for all the individual units to come together and then meet each other, complement each other's success, and then learn from others' best practices. And wherever there is a gap in the financing sector or in the
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा आपको। आप एक बार ये पूरा एग्जीबिशन हॉल्स में सारे टेक्नोलॉजीज देखे तो आपको ये पता चलेगा देयर इज़ नो प्रॉब्लम विच डजंट हैव अ सोल्यूशन। सोल्यूशन की आप बात कर ही रहे हैं तो कुछ सॉल्यूशंस पर भी बात हो जाए। Yeah. Right now, I was just saying there is a group which has devised a technology where the medical students, instead of going and cutting a real life caviar, real life dead body, they can have a AR VR solution. So with less number of actual caviars, dead bodies, they can learn everything. So this is a very innovative solution, and all the medical education departments can, take it ahead, and not only with the dead bodies, even live operations, live surgical procedures can be done through this. It's a matter of scaling up. The technology is available, the ideas are afloat. Now people will just adapt it to wherever. Apart from that, I just met another technology where they have indigenously developed batteries for the electric vehicles. They were saying they initially started a technology which जो थीम्स हैं यहाँ पर, स्टार्टअप इंडिया है, एआई है, फिनटेक है, और कौन कौन से थीम्स हैं यहाँ पर और उनमें क्या खास हो रहा है? यहाँ पे ना देर इज़ सम वंडरफुल टीम्स रिगार्डिंग इनका क्वांटम कंप्यूटिंग मैंने अभी देख के आया। हमने सोचा क्वांटम कंप्यूटिंग स्पीड कंप्यूटिंग के लिए ही काम आता, अब यहाँ आके देखी तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में काम आ रहे, सिक्योरिटी डिवाइसेस में यूज़ हो रहे, कभी कभी कुछ और यूज़ केस सिनेरियोज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एम्पल इन द लैब, वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। आप क्वांटम टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में देखिए कितना वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, EVs, and vehicles which are maintained with several other sources of alternative energies. ऐसे ना बहुत सारे technologies है, ये convergence of technologies with innovation, and not only that, you have you state any real life problem, उसका solution आप यहाँ नहीं मिलने हैं तो लोग शुरू करेंगे ना सोचने में, अच्छा ये भी एक opportunity है for me to start innovating on these aspects. So the thought provoking aspects are available here. People have to have their ears and eyes open and then connect with the right people for the right development environment. बहुत सारे ऐसे cases है कि इंडिपेंडेंटली अपना खुद का फंडिंग से बहुत सारे नया प्रोजेक्ट्स डेवलप किया, वो दीज विल बी पिक्ड अप। ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सबमरीन टेक्नोलॉजी है, सो सेवरल टेक्नोलॉजीज। अभी यहाँ पे मैंने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी देखा, एक हैदराबाद IIT में वो फ्लाइंग टैक्सीज है। ये सब ना रियल लाइफ प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम का इससे बेटर सोल्यूशन क्या होता? इफ़ यू हैव अ फ्लाइंग टैक्सी लाइक इन बैंगलोर, इफ़ यू हैव टू रीच द एयरपोर्ट, you have to travel at least 1 hour, 1.5 hours in the taxi. Instead, if you have a flying taxi which will take you through all the crowd. So these are something agriculture sector में आप देख लीजिए, crop monitoring, crop prediction, where several departments, individual departments को connect करके कौन सा सॉइल में कौन सा क्रॉप बढ़िया आता, इस साल का रेन पैटर्न क्या है, उतना रेन वाटर अवेलेबिलिटी में कौन सा क्रॉप बेस्ट कर सकते, वो क्रॉप ग्रो होने के समय पे भी मॉनिटरिंग होता सैटेलाइट से कि कौन सा फील्ड में कुछ पेस्ट है, बिफोर इट स्प्रेड्स टू अदर फील्ड्स उसको कैसे कंट्रोल करना। देन आफ्टर हार्वेस्टिंग दे विल प्रिडिक्ट इतना टन्स ऑफ बीट और मेज इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस, उसका स्टोरेज, कोल्ड चेन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट, आई मीन लोकल सप्लाई, एवरीथिंग कैन बी मैनेज नाउ। इससे क्या फ़ायदा मिलता है आपको? अर्लियर आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स को हम इंटीग्रेटेड सोल्यूशन ढूंढ रहे। So this is no more a problem of an agriculturist who is uneducated. अपना वो आजकल इंडिया में ना एग्रीकल्चर इज़ ऑलवेज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, फादर ने ग्रैंडसन को दिया, ऐसे ही हो रहे। बट नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द एंटायर सिनेरियो। नाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस ऑन हाउ वी मैनेज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बिल्कुल मैम, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, इनफैक्ट तमाम चीज़ों में। मैम एक आखिरी सवाल और मैसेज मैं आपसे चाहूँगा, एक चीज़ तो ये कि इस तरह के एक्सपोज से
किस तरह का फ़र्क पड़ता है मुल्क में टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में? आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को आप कैसे देखते हैं कि कितना आगे बढ़ेगा? और आखिर में आपसे यूथ के लिए एक मैं मैसेज चाहूँगा कि जो लोग अभी यंग हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करके, बिजनेस करके या फिर जॉब करके, किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं? इस पर कुछ मैसेज मैं आपसे चाहूँगा। 3 चीज़ अपना यूथ को बताऊंगी। फर्स्ट, हमने ना लो हैंगिंग फ्रूट्स को देखते, कुछ छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाते, स्विगी ऐप बना देते, जोमेटो, वो जल्दी हमको विद इन अ ईयर पैसा मिलना है। ऐसे ना आप डरिए मत, गवर्नमेंट आपके पीछे है। अब 5 साल की कुछ डीप टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद, इफ़ यू हैव हर चीज़ में रिसर्च में 100% सक्सेस तो गारंटी नहीं कर सकते। इसी डर में बहुत लोग ना वो डीप टेक में जाते ही बंद कर दिया। हम गवर्नमेंट आपके पीछे हैं। अगर आप 5 साल एक टेक्नोलॉजी में वर्क कर दिया, इन केस देयर इज़ अ फेलियर, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेंगे वो फेलियर मिटिगेशन करने की। अब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का कुछ इनोवेशन है, उसमें भी गवर्नमेंट आपको साथ देंगे कि आप जल्दीबाजी नहीं करके उसको आप कंप्लीट करने की। So these two, so the youth who are looking forward for innovation, looking for a better opportunity, they should not go for low hanging easy solution. Go for deep tech, strong technology based hardware. Develop your own AI, develop your own GPU, develop your own quantum computing system, develop your own technologies which will help the entire world, not only the country. We should be leaders, not followers and consumers of technology. और दूसरा है, कोई भी IIT, IIM और बढ़िया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाला यूथ यही सोच के ग्रेजुएट करेंगे कि मैं अपना एजुकेशन ख़त्म करते ही फॉरेन में जाके सेटल होंगी, वहाँ मेरे को बहुत अच्छा कमाने की अपॉर्चुनिटी। ऐसे कुछ नहीं है इंडिया में, वहाँ से ज़्यादा आपको कमाने की भी अपॉर्चुनिटी है, आपको वैल्यू भी ज़्यादा है। आपका इकोसिस्टम इंडिया जो बना रहे ना, वो बाहर से बढ़िया एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बना रहे। इसलिए आप बाहर जाने की जल्दीबाजी में मत रखिए। वो ज़माना चले गए कि बाहर गया वाला लोग बहुत अच्छा है। अब ज़माना बदल गए। जो यहाँ रह के अपना डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, उन लोग को और ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहे है और ज़्यादा फ़ायदा मिल रहे। इसीलिए जल्दीबाजी में ब्लाइंड फॉलोइंग बोलते ना, मेरा चाचा का बेटा वहाँ गया, वो US में कमा रहे, नहीं, इंडिया में उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। द इकोसिस्टम हैज़ चेंज, आप लुकआउट करना। दूसरा है, आप अपना पैशन को फॉलो। तीसरा, द थर्ड एडवाइस आई विल गिव टू माई यूथ इज follow your passion. So there is no dearth of money, there is no dearth of funding, there is no dearth of support from the government or the innovative ecosystem in the country. आप अपना पैशन फॉलो कीजिए। आपका फायर इन द बेली है तो पूरा दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको ANRF है, प्राइम मिनिस्टर्स अर्ली ग्रांट देने के लिए, आपका RDI फंड है आपको रिसर्च में सपोर्ट करने के लिए, एंड आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दीजिए। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो मैम ने कहा कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी पे अच्छे से काम करते हैं, तो गवर्नमेंट भी आपके साथ है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप एक अच्छा काम कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स भी आपको और ज़्यादा बेहतर मिलेंगे दूसरे ममालिक के मुकाबले। टेक्नोलॉजी की फील्ड में किस तरह के एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह से तरक्की हो रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है, राघव बीर सिंह, जो कि मेटा से हैं। मुझे लगता है बहुत सही इंसान होंगे जिनसे हम टेक्नोलॉजी पर, AI पर या फिर मेटा पर बात करेंगे। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आने वाले 5 साल में हम मेटा या AI में किस तरह के बदलाव देख सकते हैं और किस तरह के रोज़गार उससे पैदा हो सकते हैं? जी, देखिए 5 साल तो बहुत लंबा है। 5 साल में ये नहीं पता कि किस तरीके की नौकरियां होंगी भी। कई लोगों का कहना है कि नौकरियां बढ़ जाएंगी बहुत, बिकॉज़ जो इंडिविजुअल आदमी है AI के यूज़ से वो अब
10 गुना 20 गुना 30 गुना काम कर पाएगा, तो वो बाकी समय फ्री हो जाएगा और बड़े कामों में अपना टाइम स्पेंड करेगा। बट आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो AI एक तो हम यूज़ करते हैं, राइट, वो हमें दिखता है, समझता है, उससे हमको खुशी भी होती है कि वाह मैंने क्या बना दिया आसानी से। बट जैसे आज भी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे AI चीज़ों के पीछे लग चुका है ऑलरेडी। तो मान लो सिंपल चीज़ है, अगर आप एक मेटा कोई भी ऐप चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपको जैसे कुछ कंटेंट दिखता था 3 या 4 साल पहले, वो एक अलग तरीके से दिखता था। आज की डेट में एक कंप्यूटर जो AI से पावर्ड है और सारा इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में वो जानता है, उसके हिसाब से वो आपको चीज़ें दिखाता है। तो हमारे लिए तो हर चीज़ स्मूथ ही हो जा रही है, बट पीछे से कितना एडवांसमेंट हो रहा है ये लोगों को जानकारी कम है। और उस जानकारी को लेकर जो इस बिजनेस में हैं, जो मार्केटिंग ऐप्स को यूज़ करते हैं, मार्केट करते हैं, उनके लिए जानकारी खासकर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो AI को कैसे टैकल कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज भी जैसे मैंने बोला कि मान लो अब एक सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा यूज़र क्या देखे। तो अगर आप कुछ बेचते हैं मेटा के द्वारा, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिस्टम मेरी चीज़ कैसे दिखा सकता है मेरे टारगेट यूज़र्स को। तो मैंने आज यही बताया कि देखिए, आप क्रिएटर्स जो हैं, जो क्रिएटिव्स बनाते हैं, जो एसेट्स जाते हैं, उनको आप 10 गुना 20 गुना 30 गुना 50 गुना बढ़ा दीजिए, बिकॉज अब आप सिस्टम को ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं कि वो सारे क्रिएटिव्स को ढूंढ के बेस्ट क्रिएटिव निकाल के बेस्ट यूज़र को दिखा दे, जो उस क्रिएटिव को देख के कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी चीज़ें हमें अब जानने और समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। पर्सनल टाइम में ये सब AI यूज़ करिए, बट अपने बिजनेस से रिलेटेड AI को और ध्यान से समझिए, क्योंकि वो आपके डेली काम को बदल सकता है और आउटकम्स को बदल सकता है। सर, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेसिफिकली बात करूं, तो आने वाले वक्त में कौन कौन सी वो फील्ड्स होने वाली हैं जिसमें AI की या फिर AI प्रोफेशनल्स की या फिर उन फील्ड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है? मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी कंपनीज में तो ऑब्वियस ही है, राइट, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप AI को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप AI को एक तरीके से बना रहे हैं कि और बिलियंस ऑफ लोग उसको इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ऐप का एग्जांपल लिया, तो आपको AI का इंटरसेक्शन तो देखना ही है। बट हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जहाँ पे आज की डेट में हर चीज़ मैनुअल है, वो सबसे पहले AI से डिस्टर्ब होंगी। तो आज जैसे आप देख रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम सबसे मानते हैं कि 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, खास बदला नहीं है। कंप्यूटर्स आ गए हैं बाहर की तरफ से, अकाउंटिंग हो जाती है कंप्यूटर से। अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि उसका कोर काम इन अ वे AI से होने वाला है। तो मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी में ऑब्वियस है, पर जहाँ पे ऑब्वियस नहीं है, लोगों को सोचना चाहिए कि वहाँ पे भी डिसरप्शन आएगी और बेसिक से बेसिक काम शायद हट जाए, या हटे नहीं तो AI से पूरा बदल जाए। सर, राघव जी, हमारा शो जो है वो करियर ओरिएंटेड शो है। मतलब हम लोगों को बताते हैं, यूथ को बताते हैं कि कहाँ किन किन फील्ड्स में आप जा सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरह की बदलाव आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो हमारे नाजरीन के लिए या फिर यूथ के लिए आप AI या मेटा एक्सपर्ट होने के नाते कुछ बताना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए, कोई एडवाइस कि किस तरह से वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, कैसे कामयाब वो अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं? मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, और ये ट्रेडिशनल पढ़ाई की बात नहीं है, बिकॉज जो ये चेंज हो रहा है ऑन अ मंथली बेसिस ऑलमोस्ट, ये कोई किताबों में कैप्चर्ड नहीं है। तो सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है, देयर आर कोर्सेज जो फ्री हैं ऑन यूट्यूब, कि आप फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी को समझिए AI की जाके। ये मत समझिए कि यार ChatGPT कैसे चलता है, नहीं, उसके पीछे जाइए कि ChatGPT क्या लॉजिक यूज़ करता है जिससे कि आपको ये आंसर्स इन अ सेकंड मिल जाते हैं और कुछ बना पाता है। तो वो फाउंडेशनल लर्निंग एक सेल्फ पर्सनल स्पेस में होगी, और जब आप अगले इंटरव्यू में बैठेंगे वो क्लियर ही हो जाएगा आपके 2-3 सेंटेंसेस से कि आप उस कम्युनिटी या सोसाइटी के पार्ट है जहाँ पे पढ़ाई चल रही है, आप सोच रहे हैं, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो पर्सनल एजुकेशन, सेल्फ ड्रिवन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की जब भी बात होती है तो IITs का जिक्र ज़रूर होता है। इस वक्त हम कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2026 में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, किस तरह से साइंस की फील्ड में काम हो रहा है। और यहाँ पर IITs के भी कई स्टॉल हैं। आप देख रहे हैं IIT बॉम्बे यहाँ पर है, IIT इंदौर यहाँ पर है, IIT कानपुर यहाँ पर है। ये सब कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, कुछ अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। चलिए IIT कानपुर के कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। आप किस टेक्नोलॉजी पर यहाँ बात कर रहे हैं, किसको शोकेस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए।
सो हम लोग साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन के सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, राइट। सो साइबर सिक्योरिटी में हम लोग सॉक बना रहे हैं, दैट इज़ बिल्ड फॉर आईटी एज वेल एज ओटी, राइट। सो देश में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल पावर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, मेट्रो हो गया एंड वाटर फैसिलिटीज़ हो गया, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल नेचर टू द नेशन, राइट। क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ लॉस होता है उस फैसिलिटी में, सो जो लाइव्स होती हैं, जो ह्यूमन लाइव्स होती है, वो स्टेक पे होती हैं। सो अभी आपने जो रिसेंट में वेनेजुएला में जो साइबर अटैक हुआ था, उससे उन्होंने एक पावर ग्रिड को कॉम्प्रोमाइज़ किया था, राइट। सो आपने देखा होगा कि उसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ था, जो उनका लीडर था उसको, राइट। सो बेसिकली हम लोग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी, राइट। सो हम लोग सॉक बनाते हैं विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द हैकर्स। सो अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है दैट इज़ मलिशियस, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वाटर का, उसकी सेंसर्स की रीडिंग्स को किसी हैकर ने मैनिपुलेट करके चेंज कर दिया, बट जो फील्ड इंजीनियर है उसको वही सेम पीएच दिख रहा है जो कि एक्चुअल में नहीं है, फेक डेटा दिख रहा है। सो वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा व्हेन यू हैव अ सिस्टम दैट मॉनिटर्स व्हाट इज़ एक्चुअल एंड व्हाट इज़ द रियल वैल्यूज दैट इज़ हैपनिंग, इफ़ इट इज़ फेक, इफ़ इट इज़ रियल और नॉट, राइट। सो हम लोग के पास एजेंट्स हैं that we have written customized in our IIT Kanpur itself, and using those agents we monitor the logs from the host as well as the network, and based on the logs we generate some alerts, right. So alerts are based on rules as well as some ML models, and based on the alerts we tell you whether some activity that has happened should be presented to the management, if it is actual attack or it is a false positive, like that. अब हम पहुंच चुके हैं आईआईटी दिल्ली के स्टॉल पर और हमारे साथ इस वक्त अक्षय हैं जो कि बताएंगे कि इस स्टॉल पर क्या कुछ खास है और क्या कुछ नया वो दुनिया को दिखा रहे हैं। हेलो, मैं IHFC IIT दिल्ली से हूँ। ये सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो हम इस बार 3 स्टार्टअप्स लेकर आए हैं। एक है हमारा जेनोबॉट एंटरप्राइजेस, जो आप ये देख सकते हैं। ये बेसिकली एक रोबोट है जो फूड बनाता है, 1 टाइम का मील बना पाता है। आप इसमें इंस्ट्रक्शंस डाल दीजिए, ये खुद ही प्रिपेयर करेगा और आप मोबाइल से ही ऐप के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा न्यूरो दृष्टि। ये बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी है। जैसे मेटा ने ग्लासेस बनाए हैं रेबैन के साथ, ये इंडिया मेड ग्लासेस हैं और विद अ रिजनेबल प्राइस में बन रहे हैं। और इसमें सारे फीचर्स हैं जो AI से रिलेटेड है। मेल्स का आप बात कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं। एक है हमारे पास वीटेक्योन रोबोटिक्स, जो अल्ट्रासाउंड रोबोटिक सिस्टम है। ये डॉक्टर जितेंद्र जी ने डेमो भी करा था इसका एम्स में। ये बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड सिस्टम है जो आप एम्स में बैठ के आप अंटार्कटिका जो 12,000 किलोमीटर दूर है वहाँ से आप इसका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। रिमोट एरिया से भी आप कर सकते हैं, तो डॉक्टर कहीं भी हो वो अपना अल्ट्रासाउंड इससे कर पाएंगे। तो ये सारा इंडियन मेड प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन का नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है हमारे मुल्क में भी हो रहे हैं और जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में कई रोजगार के रास्ते खोलेंगी। एक मशीन हम आपको दिखाने वाले हैं, उसके फाउंडर भी हमारे साथ हैं जो कि खाना बनाता है। और कौन कौन से खाने वो बना सकता है, यहाँ पास्ता आप देख सकते हैं, वेज पुलाव देख सकते हैं, मटन यखनी पुलाव है और प्रॉन पुलाव है। इस तरह की चीज़ें एक मशीन बना सकती है। कैसे बनाएगी और कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ऐप के ज़रिए इसे अब जो इसमें सामान है हमने पास्ता का डाल रखा है ना, तो पास्ता का बनाना है तो कैसे बनेगा, शुरुआत करते हैं। पास्ता रोसो का हमने रेसिपी के हिसाब से यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रखे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो आपको बस रेसिपी सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और फिर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा वेरिएंट आपको चूज़ करना है। यहाँ पे सिर्फ माइल्ड वेरिएंट है, और माइल्ड या फिर स्पाइसी या फिर मीडियम हो सकता है, या फिर पोर्शन साइज़ 2 या 4 लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे 4 लोगों के लिए है, ठीक है। फिर आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपको क्रीम पेस्टो चीज़ का एक मिक्स चाहिए, जो कि वहाँ पे रखा हुआ है। चॉप्ड वेजिटेबल रखा हुआ है जी, बिल्कुल उस सीक्वेंस में यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, देन लिक्विड माइक्रो मतलब आपका रिफाइंड ऑयल वहाँ पे है, और फिर देन सॉलिड माइक्रो, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो वहाँ पे नीचे रखा हुआ है उसी के हिसाब से। और फिर आप क्लिक करते हैं लेट्स कुक पे, और देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है।
अब अश्विनी हमारे साथ हैं जो कि ऑर्विस चश्मे के बारे में बताएंगे, जो खास तरह का चश्मा है और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस चश्मे की क्या क्या खासियतें हैं? एक्चुअली ये चश्मा आपको हेल्प करता है डेली लाइफ को मैनेज करने में और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में। एक्चुअली ये ग्लासेस आल्सो हेल्पफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ये विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को प्रोवाइड करता है कि वो रीड कर पाएँ, नेविगेशन कर पाएँ और किसी चीज़ को स्टोर कर पाएँ, और फेशियल रिकॉग्निशन भी हेल्प करता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई फील्ड, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।